हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक है इसमें किसी भी क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बताना है। पहली बात तो ये कि ये मुद्दा चर्चा में रहा है, अभी अभी हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हुए हैं। दूसरी बात, आपके टॉपिक में चुनाव आयोग भी लिखा हुआ है, ठीक। तो उससे संबंधित चीज़ें भी वो आपसे पूछ सकता है। तो जब आपसे पूछा जाता, कुछ बच्चों का ये कहना है कि कोई भी एक वीडियो ऐसी अपलोड की जाए जिसमें ये बताया जाए कि किसी भी क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से न्यूज़ भी देखेंगे और फिर उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो टॉपिक क्या दिया है आपके टॉपिक में लिखा हुआ है एक साथ चुनाव के पक्ष और विपक्ष। मतलब एक साथ चुनाव, जो एक मुद्दा कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था कि एक देश एक चुनाव, ठीक। तो ये कराने के पक्ष के और विपक्ष दोनों में तर्क देना है। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद में इस न्यूज़ को देखेंगे हम और फिर उसको हैंड रिटन पे भी लगा के बताऊंगी कि कैसे लिखना है, ठीक। तो प्रश्न आपसे क्या बन सकता है उस टॉपिक को लेकर कि एक देश एक चुनाव, ये क्या है भैया, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दें और इसकी ज़रूरत क्यों है ये बताएं, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो, ये न्यूज़ में बिल्कुल बने हुए थे, मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन की इच्छा पूरी हो पाएगी, ये पक्ष में भी तर्क है भाई, ठीक। तो कुछ चीज़ें ये देखो, एक देश एक चुनाव, कदम फूंक फूंक कर रखना है भाई, कुछ दिन पहले ये चर्चा में रहा इसलिए इसका ये मैंने फ़ोटो ही लगा दिया है, ठीक। देखो, ये न्यूज़ की कटिंग है, ठीक। तो एक देश एक चुनाव हम क्यों चाहते हैं, तो ये न्यूज़ के माध्यम से देख लेते हैं कि ये क्यों है और क्या लाभ इसके हो सकते हैं। पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं, फिर उसको अपन हैंड रिटन में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। तो पक्ष में इन्होंने क्या तर्क दिए हैं, वक्त और पैसों की बचत होगी अगर एक साथ चुनाव होंगे तो, भ्रष्टाचार और माफियाओं के प्रभाव को कम करेगा। कैसे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदा जो मिलता है ना आपके चुनाव के दौरान, तो ये कहाँ से आता है, ये भ्रष्टाचारियों के पास ही पहले से पड़ा होता है और ये चुनाव के दौरान सक्रिय हो जाते हैं। माफिया, ये माफिया कौन होते हैं भाई, ये कुछ ऐसे होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग चुनाव में अपने चेहरे को उतार देते हैं, ये वही उनको ही माफिया कहा जाता है, ठीक। तो इनको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, पहले केंद्र के हो रहे हैं फिर राज्य के। जब केंद्र के चुनाव शुरू होते हैं तो ये माफिया सक्रिय होने लग जाते हैं धीरे धीरे, कि अब केंद्र में चुनाव की निपटने की तैयारी हो चुकी है तो अब इनका राज्य स्तर पे आना शुरू होगा, तो ये भी धीरे धीरे अपनी पैठ बनाना शुरू कर देते हैं। तो इनसे भ्रष्टाचार और माफियाओं के प्रभाव इनको कम करेगा क्या, एक देश एक चुनाव, ठीक। नीति शिथिलता खत्म होगी, इससे शासन अच्छा होगा, ऐसा इनका कहना है। दोहराव और बर्बादी का खात्मा, कई वोटर लिस्ट की जगह एक वोटर लिस्ट होगा, ये सही बात है भैया। कई लोगों को घूंघट डलवा के भी वोट डलवा देते हैं और पता ही नहीं चलता है कौन वोट डाल के चला गया, ठीक। तो एक लिस्ट एक वोट, ये सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। इसमें एक ही साथ में लोकसभा में भी डालो भाई और विधानसभा में भी डालो, और चुनाव सुधारों की राह बनाएंगी, ठीक। मतलब चुनाव सुधार में एक नई राह प्रतिस्थापित होगी, ऐसा इनका मानना है। विपक्ष में क्या कहते हैं भाई, ये संविधान की मूल बनावट को चुनौती देता है भाई, ये आपका एक साथ चुनाव करवाना। 5 साल के निश्चित कार्यकाल में मध्यावधि चुनाव के लिए जगह नहीं रह जाएगी। आपने देखा होगा छोटे मोटे जो चुनाव चलते रहते हैं उनको फिर कैसे संपन्न करवाओगे भाई आप, है ना। अगर एक साथ चुनाव करवा लोगे, अब किसी जगह पर पंचायत के चुनाव कभी हो रहे हैं, कहीं पर विधानसभा के हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, शिथिलता आने की संभावना रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर शुरुआत में भारी खर्च करना पड़ेगा भाई। देखो, पहले केंद्र में हो रही, जब केंद्र के चुनाव निपट जाएंगे तो उन्हीं संसाधनों को हम राज्य स्तर पर भी मंगा के अपना चुनाव संपन्न करवा सकते हैं। अब एक साथ चुनाव होंगे तो भैया इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर शुरुआती खर्च बहुत ज़्यादा आ सकता है, जिसका दबाव सीधे सीधे केंद्र सरकार के कोष पर भी पड़ सकता है, ठीक। और ज़्यादा भारी संख्या में सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी थोड़ी थोड़ी की आवश्यकता पड़ रही थी, अब एक साथ चुनाव करवाओगे तो बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता और सुरक्षा बलों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, ठीक। सॉरी, आपके यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा वॉइस आ रही होगी, बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक देश एक चुनाव, ये देख लीजिए भाई।
अब यहाँ से आते हैं मोदी की वन नेशन, कुछ पक्ष यहाँ पर भी दिए गए हैं और कुछ विपक्ष यहाँ पर भी दिए गए हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होने से खर्च कम होगा, डेवलपमेंट वर्क रुकेंगे नहीं। आपने देखा होगा जब चुनाव प्रक्रिया चालू होती है, आचार संहिता वगैरह लग जाती है, तो जो निर्माणाधीन कार्य होते हैं ना वो रुक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो हो नहीं पाते हैं। और विपक्ष में क्या कहते हैं ये यहाँ पर, वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देंगे, इससे एक पार्टी को ही फायदा हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने राज्य स्तर के कुछ अलग मुद्दे चलते हैं, केंद्र स्तर के कुछ अलग चलते हैं। अब एक साथ चुनाव होगा तो राज्य के मुद्दे दब ही जाएंगे, केंद्र के ही मुद्दे हावी रहेंगे। तो इससे क्या होगा भैया, हमारा नुकसान होगा और एक पार्टी को इसका फायदा हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं, जैसे कि प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि किसी भी आंसर को कैसे लिखा जाता है ये बताइए। सबसे पहले तो देखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चंस की डिमांड को समझना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक। दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस को कितने फॉर्म में तोड़ कर लिखा जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ने की आदत डालो, ठीक, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसको कितने डायमेंशन में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है एक देश एक चुनाव, सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा कि उसने पूछा है भैया एक देश एक चुनाव क्या है, ठीक। फिर उसने पूछा है इसके पक्ष में एवं विपक्ष में तर्क, मतलब कि वो पक्ष में भी पूछ रहा है और विपक्ष में भी पूछ रहा है, ठीक। चौथा वो पूछता है आपसे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो कुल मिला के ये जो प्रश्न है आपसे 4 डायमेंशन में पूछा गया है। और जब भी कभी आप 10 नंबर और 11 नंबर का प्रश्न लिखते हैं तो उसमें एक आदत डालिए कि क्वेश्चंस को तोड़ना सीखिए कि उसने किस प्रकार से वो पूछा है। पूरा सेंटेंस इसलिए लिखा जाता है उसे पूरे क्वेश्चंस को एक फ्रेम देने के लिए, ठीक। लेकिन वो पूरा क्वेश्चन आपके काम का नहीं रहता, सिर्फ उसके पॉइंट काम के होते, जैसे इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक। इसमें लिखा है पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, विपक्ष में और पक्ष में, और एक देश एक चुनाव। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि एक देश चुनाव क्या है, तो सबसे पहले हम यही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक देश एक चुनाव आज की ही बात है, ये चुनाव आयोग की 1983 की जो वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसके पहले जब 1983 में इनकी वार्षिक रिपोर्ट आई थी तभी इन्होंने ये कहा था कि एक देश एक वोट चुनाव हम चाहते हैं। लेकिन उस समय शायद ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम उसको लागू कर सकें, लेकिन वर्तमान में ये मुद्दा फिर गहरा गया है और फिर से चर्चा में बना हुआ है। तो उसी रिपोर्ट के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एक देश एक चुनाव क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन मांगी जाती है तो ज़रूर लिखें, अगर नहीं मांगी जाती है फिर भी वो क्वेश्चंस की डिमांड है कि ये पूछ सकता है कि क्या है, तो उसमें किसी चीज़ का नाम कोड करने की आदत डालो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो कोई सर्वेक्षण हो या फिर कोई समिति हो, जो भी हो, आयोग हो, कुछ भी हो। अगर वो डेफिनेशन देता है तो उसकी डेफिनेशन को कोड करने की आदत डालो, उसका नाम कोड करने की आदत डालो, आपका आंसर ऑथेंटिक हो जाता है, ठीक। तो किसके अनुसार बताएंगे हम, चुनाव आयोग की 1983 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक देश एक वोट चुनाव वर्तमान चुनाव प्रणाली में किया जाने वाला एक अनूठा प्रयोग है। क्या है ये, एक अनूठा प्रयोग है। जो कुछ भी बात आप मतलब कि जो IMP लगे आपको, उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलें। जैसे कि इसमें लिखा है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली में किया जाने वाला एक अनूठा प्रयोग है, तो इस प्रयोग को आप अंडरलाइन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 5 साल के अंतराल में सभी विधानसभाओं एवं लोकसभाओं के चुनाव को एक साथ कराए जाए। तो ये क्या है, अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। किसके अनुसार बताया जा रहा है, चुनाव आयोग की 1983 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक। अब आते हैं, उसने दूसरा आपसे पूछा है कि इसके पक्ष में तर्क दें भाई, तो अब पक्ष में तर्क देंगे। तो सीधी सी बात, जब आप मेंस की कॉपी में लिखते हैं तब जाके आपका हाथ बैठ पाता है मेंस लिखने के लिए, इसलिए पूरी कोशिश करें ये फालतू की कागज़ों में, आपके फालतू के रजिस्टर्स में मेंस लिखने का प्रयास बिल्कुल ना करें। मेंस की कॉपियों में ही लिखने का प्रयास करें, उससे आपकी कॉपी में सार्थकता आती है। दूसरा, आपकी लेखन शैली में निखार होता है। दूसरी बात ये कि जब आप लिखते हैं तो आपको वो जो 2 पेज दिए जाते हैं ना आपको लिखने के लिए, उसमें आप एक सीमा तय कर लेते हैं कि कितना, कौन सा फ्लो चार्ट इसमें बनाना है, किस तरह के से हमें इसको लिखना है, मतलब सीधे तौर पे लिखना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, जिससे आपकी जगह कवर हो सके। मतलब कॉपी भरी भी लगनी चाहिए, कॉपी में फ्लो चार्ट का भी उपयोग दिखना चाहिए, तब जाके वो आपकी कॉपी कैसी दिखती है, सार्थकता दिखती है आपकी उस कॉपी में। तो आइए यहाँ से पक्ष में जो तर्क पूछे सबसे पहले हम उस पर ही बात करेंगे, ठीक। पक्ष में जो तर्क है भाई, वही जो ऊपर बताए थे कि चुनाव में लागत कम आएगी, एक साथ
चुनाव होने से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। कुछ लोग छूट जाते हैं, कहेंगे अरे भैया लोकसभा में नहीं दे पाए लेकिन विधानसभा में वोट डालने ज़रूर जाएंगे। अब एक साथ चुनाव होंगे तो ज़रूर आएंगे भैया कि अब ना मिलने वाला हमको दोबारा मौका, तो लोकसभा विधानसभा दोनों साथ में, और इसलिए चले ही जाते हैं अपना वोट देने के लिए। ठीक, तो उससे क्या होगा, मतदान प्रतिशत जो है उसमें आपकी वृद्धि होगी। ठीक, यहाँ से आइए, सरकारी खजाने पर खर्च का बोझ कम होगा, धन विकास कार्यों में लगेगा। एक साथ चुनाव होने से क्या होगा कि ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ेगी, जितना खर्च है उतनी ही सीमित खर्च में एक साथ चुनाव हो जाएगा, और जो धन बचेगा वो हम विकास कार्यों में लगा सकते हैं। एक पक्ष इन्होंने ये भी दे दिया है भाई, मतलब कुल मिला के लाभ ही बता रहे हैं एक प्रकार से, चाहे आप पक्ष लिखें और चाहे लाभ लिख सकते हैं। इन्हीं को अगर आप लाभ में कन्वर्ट करेंगे तब भी यही पॉइंट आपके चल जाएंगे। ठीक, सुरक्षा बलों को तैनात करने की झंझट कम होगी भाई। एक साथ चुनाव कराने से अलग अलग समय होने वाले चुनाव में लागत श्रम से बचा जा सकता है। देखो कैसे, उदाहरण के तौर पर समझना, मणिपुर चुनाव हेतु दूसरे राज्य की पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। कई बार आपने देखा होगा कि जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं ना, और वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है और वहाँ की पुलिस बल कम पड़ जाती है वहाँ पे व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, तो दूसरे राज्य की पुलिस को बुलाना पड़ता है वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। जब एक साथ होगा तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, मतलब अलग अलग राज्यों की स्थिति बिखराव हुई स्थिति में नहीं आएंगी, और जिस राज्य ने अपनी पुलिस बल का गठन अपने लिए किया उसका लाभ सिर्फ उसी को मिलेगा। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो श्रम और धन और सब चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा ही होती है, तो इससे बचा जा सकता है। ठीक, बार बार होने वाले चुनाव देश में जाति, धर्म, सांप्रदायिक वैमनस्य की स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए भाई, एग्जाम्पल के तहत ही समझिए, मणिपुर हिंसा और नूह हिंसा। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। किस दौरान? ये राजनीति के चक्कर से, है ना। तो ये इस तरह की धर्म और सांप्रदायिक हिंसाओं से बचा जा सकता है। अगर एक साथ होंगे चुनाव तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबके लिए स्थिति बराबर ही रहेगी। ठीक, आदर्श आचार संहिता की अवधि कम होगी, जिससे उसका पूर्ण रूप से पालन हो पाएगा। आपने देखा होगा, अब लोकसभा की लग रही तब भी लगाई जा रही है आचार संहिता, विधानसभा में लग रही है तब भी आचार संहिता लगाई जाती है। उससे क्या होता है, समय की बर्बादी हो जाती है। तो उससे क्या होगा, एक साथ होगी तो अधिक समय होगा, जिससे उसका पूर्ण रूप से पालन हो पाएगा। मतलब एक साथ लगेगी आचार संहिता दोनों की, तो उसका पूर्ण रूप से लोग पालन भी कर पाएंगे। अब 3-3, 4-4 महीने की लंबी आचार संहिता लगती है, कुछ लोग पूर्ण रूप से फॉलो कर पाते हैं, कुछ लोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। भाई 4 महीने तक कहाँ व्यक्ति अपने काम रोक के बैठेगा, है ना। तो उससे मतलब ये जो आचार संहिता की लंबी प्रक्रिया, उससे बचा जा सकता है। ये हो गए आपके पक्ष में तर्क। ठीक, उसने 3rd नंबर पे आपसे पूछा था कि विपक्ष में तर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विपक्ष में तर्क ये कैसे हो सकते हैं भाई। अब आइए यहाँ से, कुल मिला के हानियाँ क्या हो सकती हैं अगर विपक्ष और हानि एक साथ लिख दें तो यही पॉइंट आपके चल जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की संघीय प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम कहते तो हैं कि संघ मतलब किसी को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिकूल प्रभाव की बातें करते हैं। लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति को व्यक्त करने की शक्ति से छेड़छाड़ होगा। उदाहरण कैसे भाई, कैसे होगा ये, लोगों की अभिव्यक्ति छीन सकती। कैसे, हम अपने राज्य में कुछ और स्थिति चाहते हैं और आप केंद्र वाले साथ में चुनाव कराकर अपने मुद्दे हमारे ऊपर हावी करके चले जाएंगे, तो हमारी तो आवाज़ दब जाएगी ना भाई। हम अपने यहाँ पर स्कूल इतने से इतने चाहते हैं, हम अपने यहाँ शिक्षा इतनी चाहते हैं, हम अपने यहाँ की बेरोजगारी हटाना चाहते, पता चल रहा तुम अपने मुद्दे हमारे ऊपर थोप के चले जाओगे, तो ये इसकी हानि भी हो सकती है। राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी होने लगेंगे एक साथ चुनाव के कारण, क्योंकि राज्य चुनाव में स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। ये सही बात है भाई। केंद्र के मुद्दे उनको बस भाई बिजली अच्छी देनी है, आवास अच्छे देने हैं, रोजगार अच्छा देना, रोजगार की तो वो बात ही नहीं करते। रोजगार वाली चीज़ें तो उन्होंने पूरी की पूरी राज्य के ऊपर थोप रखी हैं। तो क्या होगा, हमारे राज्य के मुद्दे दब जाएंगे। अब राज्य में हम क्या चाहते हैं भैया, हम बिजली अच्छी होनी चाहिए हमारे यहाँ, ठीक, वो फ्री देने की बात करते हैं। ठीक, आवास वो क्या फ्री देने की बात करते, भैया आवास तो है चलो, अब उसमें रहने वाले लोगों को रोजगार भी तो चाहिए, कि बस मकान बना के रहने लग जाएंगे हम, तो ये जो रोजगार देगा वो हमें राज्य देगा। ठीक, अब वो बात करते हैं आवास की, तो ये भैया आवास बस दे के चले जाओगे क्या केंद्र वाले आप, है ना। तो ये आवास वाले मुद्दे हो सकता है राज्य के ऊपर भारी पड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि बिजली और आवास, ये क्या है, ये हमारे राज्य के मुद्दे हैं, इन्हीं को आप दबा के चले जाओगे तो हम क्या करेंगे यार।
एक साथ एक चुनाव संपन्न होने से सरकार के प्रति जनता की एवं जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम होगी। उससे एक घाटा है भैया कि हम अपनी सरकार से हम क्या चाहते हैं हम अपनी सरकार को बताएंगे। अब एक साथ चुनाव होंगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे केंद्र वालों की कि राज्य वालों की सुनेंगे, ये बताओ भाई। मतलब केंद्र सरकार की बात मानेंगे कि तुम ये दे रहे हो तो हम तुम्हारी बात माने, या हम अपने हम अपने राज्य में जो मुख्यमंत्री चुन के आ रहे हैं उनकी बात माने कि वो हमको क्या क्या दे रहे हैं। ठीक, तो आम जनता और सरकार का कनेक्शन टूटने का खतरा इसमें ज़्यादा है। ठीक, आम जनता की आवाज़ को मौका नहीं मिलेगा। एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान है, निरंकुश प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, समय लग सकता है ये चुनाव कराने में। अगर एक निश्चित कार्यकाल का अगर आप प्रावधान करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हमें 3 महीने के अंदर करवाने हैं, तो ये जल्दबाजी का काम हो जाएगा, क्योंकि यूपी और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भाई। इतने कम समय में पूरी आबादी का वोट करवाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, तो ये आते हैं आपके विपक्ष में तर्क। अब ये पूछते हैं चौथे नंबर पर उन्होंने पूछा था कि वर्तमान में इस एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो अब वो बता देते हैं भाई कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में चुनाव के दौरान सांप्रदायिक दंगे एवं हिंसात्मक घटनाओं से बचने हेतु आवश्यक है। कैसे, आपने देखा होगा वो नूह हिंसा और मणिपुर हिंसा, इन जैसी घटनाओं से बचने की आवश्यकता है कि राजनीति के चक्कर में आप किसी महिला की अस्मिता को तार तार करने का काम भी कर देते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ज़रूरी है। ठीक ना, 140 करोड़ आबादी वाला देश, इतनी विशाल जनसंख्या का मतदान कराने में अत्यधिक समय लगता है, अतः समय और श्रम की बचत हेतु भी आवश्यक है। ये भी सही है भाई, धन भी ज़्यादा लगता है और आपका विशाल जनसंख्या का चुनाव करवाने में बचत भी हो जाएगी हमारी। प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं और चुनाव के दौरान इससे बचने हेतु आवश्यक, मतलब प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय इससे प्रभावित होते हैं। पता चला हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अभी आपने देखा होगा इसका नीतिगत निर्णय, सीधी बात नीति से अगर बात करें, आपने देखा होगा कि लाडली बहना योजना, ठीक, वो अपने यहाँ पे पहले लागू कर दी गई थी। जैसे ही लोकसभा चुनाव जारी हुए वो 2-3 महीने के लिए थम गई, वो पेमेंटें नहीं आई थी ना, वो पेमेंटें आपने देखा होगा महिलाओं की। तो शुरुआत के 2-3 महीने तो दिए, लेकिन जब से आचार संहिता लागू हुई तो फिर वो थम गई भाई, 2-3 महीने के लिए फिर बंद हुई। तो ये नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं कई बार इनसे। ठीक, तो इनसे क्या होगा, बचा जा सकता है। सरकारी खजाने का बोझ भी कम किया जा सकता है एक साथ वोट प्रक्रिया को अपनाकर, ये भी सही है। ठीक, तो हमें दोनों बताना है भैया, इसके लाभ और हानि, पक्ष और विपक्ष दोनों बताना है। किसी एक तरफ भी झुकाव मत ले जाना कि हम सिर्फ उसके पक्ष के ही तर्क बताए जा रहे हैं, उसके लाभ ही गिनाए जा रहे हैं। ठीक, दोनों को बैलेंस बना के चलना है। ऐसा भी नहीं करना है कि उसकी गलतियाँ और कमियाँ और हानियाँ ही बताए जा रहे हैं हम, कि पूर्ण रूप से वो खराब नहीं है। उसको हमें मध्यम मार्ग को लेकर चलना है कि दोनों की स्थिति बराबर बनी रहे। ठीक, और कभी भी प्रश्न हल करने से पहले अपने दिमाग में एक बात रखा करो कि आप एक अधिकारी के तौर पर ये निर्णय ले रहे हैं और एक अधिकारी के तौर पर ही आप आंसर लिख रहे हैं, ताकि आपकी स्थिति में आपके दिमाग में एक तटस्थता वाली स्थिति बनी रहे और आप किसी भी तरफ झुकाव ना ले पाएँ। ठीक ना तो हानि की तरफ और ना ही लाभ की तरफ, मध्यस्थ वाली स्थिति में आप रहें। ठीक, आते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। अतः चुनावों के इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान की आवश्यकता है, जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके एवं सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणा को प्रोत्साहन मिल सके। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको मूल रूप से समझ में आ गई होगी कि किसी भी प्रश्न को हल कैसे किया जाता है, कितने डायमेंशन में उसको तोड़ के लिखना पड़ता है। बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। ठीक, तो जब भी कभी आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले भी अगर किसी का नाम कोड कर सको, आंकड़े लगा सको तो वो ज़रूर लगाओ इंट्रो में अपने। आपका इंट्रो और कंक्लूजन दोनों दमदार होना चाहिए, तब जाके पढ़ने वाला बहुत मन लगा के पढ़ता है, वरना फिर वो ऐसे ही निकल जाता है पढ़ के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखिएगा, समझिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये तरीका आपको समझ में आया कि प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। ठीक, कुछ लोगों के रजिस्टर में देखा है प्रश्न और उत्तर लिख रहे हैं भैया, मेंस में प्रश्न उत्तर लिख के आंसर नहीं दिए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से लिखने से बचें, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से भी बचें भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।